हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ट्रेस एलिमेंट्स, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाइवा क्वेश्चंस इसमें से बहुत सारे आते हैं। लॉन्ग नोट का पार्ट होता है, शॉर्ट नोट का पार्ट होता है, और कई बार ये लॉन्ग नोट के अंदर ही शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स, हमने देखा कि जो मिनरल्स होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। एक तो होता है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और दूसरा होता है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी को लार्ज अमाउंट में ज़रूरत होती है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जो हैं ये हमें माइन्यूट अमाउंट में ज़रूरत होती है। इसीलिए इन्हें ट्रेस एलिमेंट्स भी कहा जाता है। तो पहले तो वाइवा में ये डेफिनेशन हमें पता होनी चाहिए। ये जो सभी ट्रेस एलिमेंट्स हैं ये क्लोजली रिलेटेड रहते हैं डेंटल केरीज में। कुछ तो प्रिवेंट करते हैं उस चीज़ को, और कुछ उस चीज़ को, डेंटल केरीज को एक्सीलरेट करते हैं। तो इनको डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या क्लासिफिकेशंस दिए हैं। तो WHO ने 1973 के अंदर ट्रेस एलिमेंट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला है एसेंशियल एलिमेंट्स, प्रोबेबली एसेंशियल एलिमेंट्स एंड पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट्स। तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं, जो हमारी बॉडी को 0.02% बाय वेट रिक्वायरमेंट रहती है इनकी, और प्रोबेबली एसेंशियल एलिमेंट्स में और पोटेंशियली टॉक्सिक एलिमेंट्स में इनमें क्या क्या आते हैं जो हम अगली स्लाइड में देखते हैं। तो देखिए, एसेंशियल एलिमेंट्स के अंदर जिंक, कॉपर, सेलेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, मैग्नीज एंड मॉलिब्डेनम रहते हैं। और प्रोबेबली एसेंशियल जो इनसे थोड़ा कम ज़रूरत में रहते हैं वो होता है निकल, टिन, वेनेडियम, सिलिकॉन एंड बोरोन। और नॉन इसेंशियल जो हैं हमारे वो ये सारे रहते हैं, जिसमें हम एल्यूमिनियम, बेरियम, लेड, सिल्वर, मरकरी, स्ट्रॉन्शियम, ये सारे जो होते हैं ये नॉन इसेंशियल के अंदर आते हैं। तो ये WHO का क्लासिफिकेशन है, जिन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। नेक्स्ट 1981 में फ्रीडन प्रपोज द बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स, प्रोबेबली इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स एंड फिजिकली प्रोमोटिव ट्रेस एलिमेंट्स। ठीक है, जो अब जो इसेंशियल ट्रेस एलिमेंट्स में ये सारी चीज़ें आती हैं: बोरोन, कोबाल्ट, कॉपर, आयोडीन, आयरन, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, जिंक। और प्रोबेबली इसेंशियल के अंदर क्रोमियम, फ्लोरीन, निकल, सेलेनियम, वेनेडियम, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब नेक्स्ट जो इन्होंने बताया था फिजिकली प्रोमोटिव ट्रेस एलिमेंट्स, उसमें ब्रोमीन, लिथियम, सिलिकॉन, टिन एंड टाइटेनियम आते हैं। तो ये दोनों क्लासिफिकेशन में से आप कोई सा भी क्लासिफिकेशन दे सकते हैं ट्रेस एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करने के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इन ट्रेस एलिमेंट्स का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, तो ट्रेस एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू मेनी एंजाइम्स। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम से रिलेटेड रहते हैं। इनकी डेफिशिएंसी जो है वो कोई स्पेसिफिक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन हमें नहीं बताती है, बट वो किसी कॉम्बिनेशन में, किसी रिएक्शन के साथ में प्रेजेंट रहती है। नाउ एंजाइम्स ऑफ ट्रेस एलिमेंट्स वर्क इन हार्मनी विद प्रोटीन्स एंड अदर एंजाइम्स। ठीक है, जो ये ट्रेस एलिमेंट्स के जो भी एंजाइम होते हैं, किनके साथ में हार्मनी में वर्क करते हैं? प्रोटीन के साथ में और उनके अदर कोएंजाइम्स के साथ में ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो इनके यूजेस क्या हैं ट्रेस एलिमेंट्स के? तो सबसे पहला यूज रहता है इनका कैटालिटिक। ठीक है, कैटालिटिक मतलब कि ये एक कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो दिस एंजाइम, द एलिमेंट इज अ पार्ट ऑफ एंजाइम कोफैक्टर। ये किसका पार्ट हो सकता है? एंजाइम कोफैक्टर का पार्ट हो सकता है, इसलिए इसे हम कोएंजाइम भी कहते हैं। कई बार ये एलिमेंट जो होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल का इंग्रेडिएंट भी हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखते हैं तो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन हो गया। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चरल के अंदर आते हैं। दूसरा यूज इनका रेगुलेटरी तरीके का रहता है, जैसे कि ये रेगुलेट करते हैं। तो ये एलिमेंट इंटरेक्ट करते हैं केमिकली विद मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स के साथ में इंटरेक्ट करते हैं ताकि ये उसे स्ट्रेंथ और प्रिवेंट कर सके उनके फंक्शन को। तो ये 3 यूजेस जो हैं हमने ट्रेस एलिमेंट्स के बताए हैं। तो और ज़्यादा डिटेल में इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहला है हमारा आयरन। आयरन देखिए, ये स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन हुआ, ये एक स्ट्रक्चरल का एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, जो कि एनर्जी मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरत हो सकता है। प्लस ये
मसल में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उसमें मायोग्लोबिन का भी ये पार्ट हो सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम जिंक। ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, वूंड को हील करता है और प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल को बनाने में भी ये हेल्प करता है। देन आते हैं हम आयोडीन। आयोडीन जो होता है ये डेवलपमेंट और मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। सेलेनियम का अगर हम देखते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स का फंक्शनिंग में हेल्प करता है। प्लस कॉपर जो है ये बहुत सारे एंजाइम्स का पार्ट होता है, ठीक है। और आयरन मेटाबॉलिज्म के लिए भी हमें ज़रूरत होता है और ये फ्री रेडिकल्स को हटाता है। देन आते हैं हम मैग्नीज। मैग्नीज जो है ये बोन फॉर्मेशन में मदद करता है, एमिनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड कोलेस्ट्रॉल को मेटाबोलाइज करने में हेल्प करता है। देन आते हैं हम फ्लोराइड। दे हेल्प इन बोन फॉर्मेशन, ये बोन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और मॉलिब्डेनम फ्लोराइड का अगर आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर मैकेनिज्म ऑफ फ्लोराइड में आप जाकर चेक कर सकते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया गया है। देन मॉलिब्डेनम, मॉलिब्डेनम भी कुछ एंजाइम्स का पार्ट हो सकता है एंड हार्मफुल सल्फाइड्स को हमारी बॉडी में प्रिवेंट होने से रोकता है। देन क्रोमियम, ये इंसुलिन के साथ में वर्क करता है और ये रेगुलेट करता है हमारे ब्लड शुगर लेवल को। फिर कोबाल्ट, देखिए कोबाल्ट में इसी के नाम में आ रहा है बी, विटामिन B12 से रिलेटेड होता है ये, ठीक है। तो ये इंटीग्रल पार्ट है हमारा B12 का और न्यूरोट्रांसमीटर्स को जनरेट करने में हेल्प करता है। देन आते हैं हम बोरोन। ये बोन ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होता है और कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो कॉग्निटिव फंक्शंस के लिए ज़रूरी होता है। तो ये कुछ जनरल फंक्शंस हैं ट्रेस एलिमेंट्स के, हम इनको रिलेट करेंगे डेंटल केरीज के साथ में, ठीक है। तो अगली स्लाइड्स में देखते हैं ट्रेस एलिमेंट्स टीथ में कौन कौन से प्रेजेंट रहते हैं, कैलकुलस में क्या मोस्टली दिखते हैं और सलाइवा में कौन से ट्रेस एलिमेंट्स दिखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं तो लेड एंड स्ट्रॉन्शियम जो हैं ये एज डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। एज के साथ में या लेवल्स जो एनवायरनमेंट में कितना है उसके अकॉर्डिंग हमें इनका कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। जैसे कैल्शियम डेफिशिएंट इनेमल अगर कोई है तो उसे हम जिंक और स्ट्रॉन्शियम की मदद से इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखें इसी जगह पे मैग्नीशियम जो है वो एज के साथ में लॉस्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि किस वजह से लॉस्ट रहता है कि सेलेक्टिव रिएक्टिविटी जो है एपेटाइट क्रिस्टल्स की ओरल फ्लूइड में, मतलब जो उनको चाहिए उतना ही वो एब्जॉर्ब करते हैं या लेते हैं, वो रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए ये एज के अकॉर्डिंग कम हो जाता है। अगर हम कैलकुलस में देखें तो मैनी सब्सटीट्यूशंस पॉसिबल हैं कैल्शियम और फॉस्फोरस के लिए, ठीक है। अलग अलग ट्रेस एलिमेंट्स हमें कैलकुलस में भी देखने को मिलते हैं। एल्कलाइन अर्थ जो रहता है वो क्रिस्टलाइजेशन को अफेक्ट करता है, जो भी एपेटाइट के जो क्रिस्टल्स होते हैं। और किसको अफेक्ट करता है, रोल ऑफ बैक्टीरिया को अफेक्ट करता है। और सरफेस ऑफ द कैलकुलस के ऊपर क्या एक्टिविटी रहती है उनको अफेक्ट करता है। अगर हम सलाइवा में देखते हैं तो सलाइवा में द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सलाइवा rather than major components were predominantly concerned with ये सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम ये सब रहते हैं, लेकिन आयरन, कॉपर, कोबाल्ट, ब्रोमीन, मॉलिब्डेनम और निकल भी हमें इनके साथ में देखने को मिलता है। आयरन जो है ये कंसिस्टेंटली हमें मिलता है देखने को, जबकि मॉलिब्डेनम और कैडमियम जो है ये थोड़ा कम देखने को मिलते हैं। तो यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन हो सकता है कि आयरन को प्रेगनेंसी में सप्लीमेंट क्यों किया जाता है। आपने कई बार देखा है कि आयरन और फॉलिक एसिड्स की टैबलेट्स दी जाती हैं। तो क्यों दी जाती हैं, क्योंकि वो डाइट में सप्लीमेंट नहीं होता है या डाइट से अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए हमें उन्हें अलग से देना पड़ता है। तो ये तो अलग अलग ट्रेस एलिमेंट्स थे टीथ, कैलकुलस और सलाइवा में। अब हम इनके इफेक्ट देखते हैं कि कैरियोस्टैटिक और कैरियोस्टैटिक एंड कैरीज प्रमोटिंग एलिमेंट्स जो हैं ये अलग अलग हैं। और डेंटल कैरीज का रिलेशन पूछ लिया जाए। देन कैरीज प्रमोटिंग में अगर हम देखते हैं जो कि बढ़ाते हैं, प्रमोट करते हैं, तो सेलेनियम। तो सेलेनियम का देखिए एस फॉर सेलेनियम और एस फॉर सेलेनियम और एस फॉर स्ट्रक्चर, ऐसे याद रखिए, ठीक है। देखिए स्ट्रक्चरल चेंजेस कर देता है डेंटिन ऑफ द टीथ के अंदर और मैंडिबुलर कॉन्डाइल्स में, ठीक है। उसकी वजह से डेंटल केरीज जो होती है वो बढ़ती है। देन कैडमियम का अगर हम देखते हैं तो कैडमियम इनटेक अगर टूथ डेवलपमेंट के टाइम पे रहेगा तब भी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन रहेगा डेंटल केरीज के साथ में। फिर आते हैं हम लेड।
लेड को अगर हम देखते हैं तो लेड भी कैरीज प्रमोटिंग इफेक्ट शो करता है। लेड का एक वाइवा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि लेड क्या करता है, रिप्लेस कर देता है कैल्शियम और फास्फोरस को। जो क्रिस्टल्स होते हैं उन क्रिस्टल्स के अंदर, ये जो क्रिस्टल्स हैं इन क्रिस्टल्स के अंदर लेड क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। मतलब कैल्शियम और फास्फोरस को तो बाहर लेके आ जाता है और इनकॉर्पोरेट क्या हो जाता है, लेड अंदर की तरफ चला जाता है। ठीक है, ये लेड जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, ब्लड लेवल में हाइपर कैल्सीमिया हो गया और हाइपर फॉस्फेटीमिया हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है। और प्लस ये इनेमल हाइपोप्लेजिया को भी करवाता है। ठीक है, तो कैरीज प्रमोटिंग इफेक्ट के साथ में ये क्या करता है, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपर फॉस्फेटीमिया और इनेमल हाइपोप्लेसिया, ये चीज 3-4 चीजें करवाता है। तो लेड एक इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देन मैग्नीज अगर हम देखते हैं तो मैग्नीज भी इंक्रीज रेट कराता है कैरीज प्रिवलेंस का। लेकिन मैग्नीज जो होता है ना, ये एज और जेंडर रिलेटेड रहता है। ठीक है, मतलब यंग बॉयज में इनका लेवल हायर देखने को मिलता है। फिर अगर हम आते हैं हम कॉपर, कॉपर भी इंक्रीज करता है कैरीज प्रिवलेंस को। अगर ज़्यादा कॉपर अवेलेबल रहेगा वाटर, फूड, सॉइल या वेजिटेबल्स के अंदर, तब भी हमें कैरीज प्रेवलेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक भी जो है वो हायर लेवल इसके देखने को मिलते हैं, जो भी कैरियस लीजन्स जिनमें जिन चिल्ड्रन में मिलते हैं। तो ये कैरीज प्रमोटिंग है, जो कैरीज को बढ़ा रहे हैं। तो सेलेनियम, कैडमियम, लेड, मैग्नीज, कॉपर एंड जिंक, तो ये भी वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इतना इसके बारे में पता होना चाहिए कि वाइवा में कैरीज, कैरियोस्टैटिक एंड कैरीज प्रमोटिंग एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, ये पूछा जा सकता है। देन ट्रेस एलिमेंट्स का अगर हम इसका कंक्लूजन दें तो ये माइन्यूट अमाउंट में चाहिए हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, बट फिर भी फर्दर रिसर्च हमें चाहिए कि ओरल हेल्थ पे इसका कितना ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है, ताकि हम उन ट्रेस एलिमेंट्स को प्रॉपरली यूटिलाइज कर सकें। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा और बेस्ट ऑफ लक अपने एग्जाम्स के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में। आप अपना तब तक ढेर सारा ख्याल रखिएगा।